बन पा रही है। पहले ही ममता बनर्जी के साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी मना कर दिया है गठबंधन से, तो क्या लगता है कि ये पहले ही कुनबा बिखर जाएगा? देखिए, एक गीत में शायद मोहम्मद रफ़ी जी का है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा वाली स्थिति में ये इंडी गठबंधन जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और स्वार्थी गठबंधन और जो भी बयान आ रहे हैं, उन बयानों के बाद भी मैं यही कहना चाहूँगा, इस देश में लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाना है। इसलिए ये गठबंधन करके लड़ेंगे तब भी कमल खिलेगा, अलग अलग लड़ेंगे तब भी कमल खिलेगा। बाकी स्वार्थियों का गठबंधन है, न टिकाऊ है और न उनके पास कोई विजन है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में भारत की पहचान बढ़ रही है। आखिर अखिलेश यादव दो जगह से चुनाव लड़ने की क्यों बात कर रहे हैं, कन्नौज और आजमगढ़? वो दो जगह नहीं 80 सीटों में लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं जीतेंगे नहीं। अच्छा, अगर बात करें तो बीजेपी ने तमाम ऐसे राज्यों में तमाम केंद्रीय नेताओं को लड़ाया और तमाम लोगों को, तो क्या अगर बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? ये तो पार्टी नेतृत्व तय करता है। ये केशव प्रसाद या कोई जो लड़ेगा उसको ये नहीं पता होता। पार्टी तय करती है कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, और जब कोई लड़ना होगा तो जब चुनाव समिति घोषित करेगी तो वो जानकारी मिलेगी, लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 1 तारीख को रामलला का जो भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उसके बाद पूरी यूपी की कैबिनेट वहाँ पर होने जा रही है, तो किस तरह से वहाँ पर कैबिनेट में क्या कुछ? देखिए, ये 5 शताब्दी की लड़ाई का परिणाम है। राम भक्तों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी रही है और मैं इस बात के लिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे 30 अक्टूबर 90 को भी अयोध्या में रहने का मौका मिला, 6 दिसंबर 92 को भी अयोध्या में रहने को मौका मिला और फिर 22 जनवरी 2024 को जब रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए तब मुझे मौका मिला। तो राम लहर है, मोदी लहर है। अब विपक्ष अगर कोई सोचता है कि माननीय मोदी जी के विजय रथ को वह 2024 में रोक लेगा, तो मुझे तो असंभव लगता है। लेकिन चुनाव है, लोकतंत्र है, हम पूरी मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और 80 की 80 उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें जीतेंगे। सर, भव्य राम मंदिर का लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई कि कलयुग में लोगों ने त्रेता युग को देख लिया है, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि कलयुग में ही वो द्वापर को भी देखें। देखिए, ये सभी प्रभु की लीला है और कलयुग में अगर त्रेता युग देखें लोग जो कह रहे हैं, ये सच है कि अयोध्या भव्य और दिव्य सज गई है। मैं जहाँ आप देखिए 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होते हैं, 23 जनवरी को एक बहुत बड़े जो जननायक गरीबों के नेता कहलाते थे, जिन्होंने बहुत पहले अपने जीवन काल में ही कह लीजिए जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सबका साथ सबका विकास का रास्ता चुना था, उनको भारत रत्न का सम्मान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज जब मैं प्रयागराज आया हूं तो पौष पूर्णिमा है और पौष पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं हैं और कल गणतंत्र दिवस है, उस समारोह का भी हिस्सा बनूंगा प्रयागराज में। सबको गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और इस बार तो मैं जानता हूं कि मिल के लड़ें, चाहे अलग अलग लड़ें, विपक्षियों को जमानत बचाना मुश्किल होगा। आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, ठीक है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी को मिलना चाहिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मिलना चाहिए, ऐसे तमाम, जयप्रकाश नारायण को, ऐसे तमाम नाम उन्होंने लिया है, उनके लिए भी भारत रत्न की मांग की है। देखिए, समाजवादी पार्टी इस समय समाजवादी पार्टी नहीं रह गई, वो परिवारवादी पार्टी है और वह परिवारवादी पार्टी के सुझाव की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, ना प्रधानमंत्री मोदी जी को है। जहाँ जब जिसको जो सम्मान देना होता है, जो अपेक्षा नहीं होती, वो अचानक जैसे चमत्कार होता है। कोई जानता था रामलला का मंदिर बन जाएगा और रामलला वहाँ विराजमान हो जाएंगे, विराजमान हो गए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। कोई नहीं सोचता था कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के लिए समर्पित करने का काम किया जाएगा, लेकिन माननीय मोदी जी ने देश का सर्वोच्च सम्मान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए समर्पित किया। मैं धन्यवाद भी देता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।